स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री को मोदी के खिलाफ जोरदारी से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले यूनिवर्सिटी कैंपस को पॉलिटिकल कैंप बनाया गया। जेएनयू में लेफ्ट विचारधारा के छात्र संगठनों ने इसकी स्क्रीनिंग की कोशिश की। एबीवीपी ने विरोध किया तो मारपीट हुई। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कुछ कैंपस में इसको दिखाया गया। इसके लिंक भी शेयर किए गए। केरल में तो बाकायदा लेफ्ट सरकार इस डॉक्यूमेंट्री के समर्थन में आ गई है। लेफ्ट समर्थक छात्र संगठनों और कांग्रेस की यूथ विंग एनएसयूआई में डॉक्यूमेंट्री दिखाने की होड़ मची हुई है। जगह जगह यह डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है। केरल सरकार की पुलिस स्क्रीनिंग का विरोध करने वालों को रोक रही है और स्क्रीनिंग करने वालों को सुरक्षा मुहैया करवा रही है। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में भी थोड़ी देर में इसकी स्क्रीनिंग की प्लानिंग की जा रही है। वहां भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहां क्या होता है, इसकी हर खबर, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। गुजरात दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी पर लगे हर आरोप को नकार दिया था। बीबीसी के इस डॉक्यूमेंट्री को ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक खुद एक तरफा झूठ का पुलिंदा बता चुके हैं। बीबीसी की निष्पक्षता पर बार बार सवाल उठते रहे हैं। बीबीसी का मोदी विरोधी एजेंडा हमेशा ही चर्चा में रहा है और शायद इसलिए कांग्रेस और विपक्ष को इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए गुजरात दंगों का जिन्न बाहर निकालने का मंत्र मिल गया है। कहीं मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले राहुल गांधी की कांग्रेस हिंदू मुस्लिम नफरत की होम डिलीवरी में तो नहीं लग गई है? क्या यूनिवर्सिटी कैंपस को लेफ्ट कांग्रेस के राजनीतिक महागठबंधन का होम ग्राउंड तो नहीं बनाया जा रहा है? कुरुक्षेत्र में आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। हमारा सवाल है कि कैंपस स्क्रीनिंग का क्या टुकड़े टुकड़े वाली प्लानिंग है और यह डॉक्यूमेंट्री क्या मोदी विरोध में कांग्रेस लेफ्ट मोर्चे की लेबोरेटरी बन चुकी है? If you read our scriptures, right? If you read Bhagavad Gita or you read the Upanishads, you will see in it it's written that the truth cannot be hidden. The truth always comes out. So you can ban, you can suppress the press, you can control the institutions, you can use CBI, ED, all this stuff. But the truth is the truth. Truth shines bright. It has a nasty habit of coming out. So no amount of banning and oppression and frightening people is going to stop the truth from coming out. इस डिबेट में बातचीत करने के लिए अर्जुन आनंद हमारे साथ जुड़ गए। एबीवीपी के सदस्य हैं। जेएनयू से स्वागत है आपका। रतन शारदा हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी स्वागत है। दीपक वोरा हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट, पूर्व राजनयिक हैं, आपका भी स्वागत है। फवाद हलीम हमारे साथ जुड़ गए, नेता सीपीएम के, आपका भी स्वागत है। कलीमुल हफीज हमारे साथ जुड़ गए, अध्यक्ष हैं दिल्ली के एआईएमआईएम के, आपका भी स्वागत है। और अमृत राज हमारे साथ जुड़ गए, काउंसलर हैं जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के, आपका भी स्वागत है। अमृत राज, आपसे शुरू कर रहा हूं, अगर आपको आवाज आ रही है। आपको परमिशन किसने दी इस डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीन करने की जेएनयू के अंदर? देखिए, यहाँ पे जब जेएनयू कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है उसके लिए कोई परमिशन का जरूरत नहीं होता है। हम स्टूडेंट यूनियन ऑफिस में ऑर्गेनाइज कर रहे थे और इससे पहले कई सारे डॉक्यूमेंट्री हमने ऑर्गेनाइज किए। नहीं, कई सारे के नाम। ठीक है, आपने ये अवार्ड मिला हुआ है। आप ये डॉक्यूमेंट्री क्यों स्क्रीन करना चाहते थे? क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री इसलिए स्क्रीन करना चाहते थे कि जो देश का जो गुजरात राइट जो हुआ था उसका हकीकत इस डॉक्यूमेंट्री में है और उसको हम लोग स्क्रीन कर रहे थे। अगर गुजरात राइट का हकीकत इस डॉक्यूमेंट्री में, ये सर्टिफिकेट ये सर्टिफिकेट किसने दिया इस डॉक्यूमेंट्री को? गुजरात राइट का हकीकत सिर्फ बीबीसी बता सकता है, ये आपको किसने बताया? बनता है सर, नहीं, ये बीबीसी बताए या कोई इंडिया का कोई चैनल बताए, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब आप कुछ भी स्क्रीन कर देंगे सकते हैं, इसमें कोई, आप काउंसलर हैं, आप कुछ भी स्क्रीन कर देंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप ये जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि उसमें जो तथ्य, आप मुझे एक सेकंड, अमृत राज, मेरी सवाल का जवाब दीजिए। उसमें जो बातें कही गई हैं वो 100% सच है, क्या आप ऐसा मानते हैं? सर, हम एक फिल्म बनी है, जिम्मेदारी से बात कीजिए, मुझे बताइए। मेरे सवाल का जवाब नहीं, अमृत राज, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब देश के सुप्रीम कोर्ट में बनी एसआईटी ने इस पूरे मामले को खारिज कर दिया, तो आप उससे भी ऊपर जाकर इसकी स्क्रीनिंग कराकर आप ये मानते हैं कि बीबीसी जो बता रहा है वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा सच बता रहा है वो? सर, बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का बात नहीं है, यहाँ पे एक फिल्म की बात है और फिल्म हम स्क्रीन करा रहे थे। ठीक है, वो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुआ।
वो आज जामिया में हो रहा है, वही चीज पिछले क्यों दिनों करा रहे जेएनयू हैं? में मैं तो हुआ ये था। पूछ रहा हूँ, क्या सच है एक उसमें फिल्म जो आप बनी है, मानते हैं कि उसको हम सच दिखा है? रहे थे। जिस बीबीसी पर आप नहीं, भरोसा आप- कर रहे हैं वो अच्छा, बीबीसी आप आईएसआईएस कैसे- के समर्थन नहीं, में सर। प्रोग्राम चलाता है, आईएसआईएस की तारीफ करता है अपने प्रोग्राम में। आप आपको उस कैसे बीबीसी पता की है बात कर रहे हैं, मैं ISI बीबीसी के ऊपर मैं बीबीसी के ऊपर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, आप सर, बीबीसी के एजेंट हैं? यही बीबीसी। जी। एक सेकंड सर, जब 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 मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे, वो बीबीसी को इंटरव्यू देते थे। आप बताइए, क्या वो आईएसआई के समर्थन में थे क्या? बीबीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूज एजेंसी है। वो एक ने फिल्म बनाया है, उसको हम स्क्रीन कर रहे थे। किसने बनाया? बीबीसी आप कौन है? बताइए ना, क्या मोदी जी ने उनको इंटरव्यू नहीं बीबीसी दिया? कौन है? क्या आप उनको मुझे प्रेस आप कॉन्फ्रेंस? बीबीसी का सर्टिफिकेट बांटते हैं? आप सर, आप तो इंडिया मुझे में एक बात बताइए, एक सेकंड आप बीबीसी का सर्टिफिकेट बांटते हैं? एक सेकंड कोई भी मोदी जी, अमृतराज, कोई भी देश सर, विरोधी सर, फिल्म सर, होगा एक उसकी सेकंड, जिसको सर। सरकार बैन कर चुकी है, आप उसको स्क्रीन करेंगे? सर एक सेकंड, बैन नहीं किए। आपको कैसे पता है बैन किए है? आपके पास कोई नोटिफिकेशन है क्या? मैं तो आपसे आपके सवाल पास पूछ कोई रहा हूँ। नोटिफिकेशन नहीं है कि मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्री या ठीक है। बीबीसी बंद है। मैं- सर, अगर बीबीसी एक सेकंड मैं नहीं, आपसे सवाल कर रहा हूँ कि अगर आप बीबीसी मुझसे बैन सवाल है मत पूछिए, तो आप इंडिया अपने आप से में सवाल जो पूछिए। हिंदुस्तान बीबीसी टाइम्स कहीं का बैन नहीं ऑफिस है। ये आप कह रहे हैं, ये ठीक ऐसा है, ऐसी कोई हिंदुस्तान ये टाइम्स का कोई ऑफिस है, वहाँ पे ये कोई बीबीसी ऑफिशियल का स्टेटमेंट ऑफिस नहीं है। है। ठीक है, एक सेकंड अमृतराज, एक सेकंड। दीपक बोरा जी के सर, पास जा रहा हूँ, बीबीसी फॉर्मर का डिप्लोमेट ऑफिस रह का चुके है। हैं। नहीं दीपक सर, बोरा जी, बीबीसी एक ऐसी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का के ऑफिस पीछे कहाँ पे है, सर? अंधश्रद्धा की तरह बीबीसी का भागने ऑफिस लग जाना कि उस डॉक्यूमेंट्री में जो दिखाया वही सत्य है, बाकी सब कुछ झूठ है। आखिर ये कौन सा अब नया टूल किट है? अमृतराज, एक सेकंड, मैं आ रहा हूं आपके पास। अभी मैं जब आऊंगा तब आप जवाब दे दीजिएगा। दीपक बोरा जी, एक सेकंड मेरा बात तो अमृतराज, सुन एक लीजिए। सेकंड हो गया। आप अभी बताइए, बीबीसी अभी इंडिया हो में गया। बैन क्यों नहीं है फिर? नहीं, ठीक है। हाँ, दीपक बोरा जी, आप बीबीसी को बैन कर क्यों कि आपने मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट एंकर्स। आप जो आज बातचीत कर रहे हैं और हमारे बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मेरी ट्रेनिंग नहीं है कि पॉलिटिकल लीडर्स के साथ मैं डिस्कशन करूं इस टाइप के इशू पर। जी। और एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने, जिनको मैं अच्छी तरह जानता हूं, उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा है, तो उसमें ये लिखा है कि अभी ये ब्लस्टर और बुलशिट कॉर्पोरेशन, ये उनके शब्द है, मेरे नहीं है, बीबीसी ब्लस्टर और बुलशिट कॉर्पोरेशन आपके पीछे पड़ गई है। अरे इनका क्या वजूद है, इसमें हकीकत बिल्कुल नहीं है सर। गुजरात 2002 तो सिर्फ एक पेग है जिसके ऊपर इन्होंने मोदी साहब के अगेंस्ट अटैक किया है। ये फ्रस्ट्रेशन है, ये इलविल है, क्योंकि भारत आपका देश, मेरा देश, हमारे जो ये पॉलिटिकल लीडर सबका देश ब्रिटेन से कहीं निकल चुका। सर मुझे 1 मिनट और दे दीजिएगा। आप ये जानते हैं कि ब्रिटेन की छवि इस समय अगर 1 to 10 स्केल पे गिनी जाए तो वो 0 से भी कम है। आर्थिक ताकत खत्म हो गई है, मिलिट्री ताकत खत्म हो गई है, हर तरफ इस समय भारत का बोलबाला है। G20 के आप प्रेसिडेंट हैं, G77 जो विकासशील है उसमें है। ब्रिटेन को डर क्या है? और सर ये मैं स्पष्ट रूप आप सबसे बता रहा हूं, आप माफ करेंगे मुझे सर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसका एक्सपेंशन होना संभव नहीं है। उसके इतिहास में एक बार हुआ, एक देश को निकाल दिया ताइवान को, दूसरा आ गया चाइना। ब्रिटेन का जो नाइटमेयर है, खौफनाक सपना, वो चला जाएगा, भारत उसकी जगह आ जाएगा। तो जो कुछ हम कर सकते हैं भारत को नीचा दिखाने के लिए वो करें। और फाइनली सर, 3 अफ्रीकी देशों में वहां के प्रधानमंत्रियों का विशेष सलाहकार हूं, तीनों के लोगों ने हमसे कहा है, एम्बेसडर हमने सुना है इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के बारे में, हम इसे देखेंगे नहीं, ये क्या बकवास करते हैं हमारे दोस्त के बारे में। सर फाइनली मैं एक रूरल एरिया में हूँ, मध्य प्रदेश में, पचौर में, वहां पर किसी ने नाम ही नहीं सुना बीबीसी का। तो आप इंटेलेक्चुअल्स क्या डिस्कस कर रहे हैं सर? ठीक है दीपक जी, आप कह रहे हैं इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जिसके तहत भारत की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। कलीमुल हफीज जी, जब ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी नजर आती है, भारत ने ब्रिटेन को पछाड़कर 5वां सबसे बड़ा आर्थिक ताकतवर देश बनने का दर्जा हासिल कर लिया है, उसके बाद तो समझ में आता है कि उसका एजेंडा क्या है, उनके मीडिया का एजेंडा क्या है। फिर इस एजेंडे में फंसने की आवश्यकता क्या है? देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने तो खुद इससे डिसएग्रीमेंट शो किया है। दूसरी बात, इस डॉक्यूमेंट्री में खुद भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया सलाहकार हैं और एक्स एमपी स्वप्न दास गुप्ता का इंटरव्यू है। खुद भारतीय जनता पार्टी के जो यूथ के जो वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर स्वदेश सिंह, उनका इंटरव्यू है। प्लस और जो टेस्टिमनीज हैं, जितने भी इंटरव्यूज हैं, वो सब, ये कोई फीचर फिल्म नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्री है। रही बात ये कि ये सरकार इस डॉक्यूमेंट्री से इतनी डरी हुई क्यों है?
सरकार ने तो क्लीन चिट अपने सुप्रीम कोर्ट से ले ली ना, जब उसकी सारी एजेंसियां फेल हो गई, सारी एजेंसियां अपने काम करने में कॉम्प्लेसेंट नजर आई और कोई एविडेंस और कोई ऐसा प्रूफ नहीं दे पाई जिससे किसी को भी सजा हो, तो आप मुझे ये बताइए कि आखिर हजारों मुसलमानों का जो नरसंहार हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? जब नरसंहार हुआ था तो क्या वहां के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं थे? ये बात क्या जब वो नरसंहार हुआ था तो उस टाइम पे नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ क्या वीजा का बैन नहीं लगा था अमेरिका में? ये बात बीबीसी क्या को उस वक्त जो ये बात पूरी बीबीसी दुनिया को का 22 साल के मीडिया, बाद याद हमारे आई। देश का मीडिया नहीं दिखा रहा था कि ये जिम्मेदार है। ये बात एक नहीं, विदेशी अभी तो मीडिया नंबर संस्थान 2 में आएगा को, ये present। बात एक विदेशी मीडिया संस्थान नहीं, आप देखिए कलीमुल हफीज जी, आप मेरा सवाल ध्यान से सुनिए, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। 2 दशक तक सिर्फ इसलिए खामोश रहे क्योंकि उन्हें लगा नहीं कि वो अपने हिसाब से इस एजेंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आज आपके वो बड़े पैरोकार बन गए जब आपको याद आ रहा है कि अरे भाई साहब 2002 में ऐसा हो गया था जो कि कहीं प्रूफ नहीं हुआ। वो आपके आज बड़े हितैषी बन गए, और देश का सुप्रीम कोर्ट, देश के प्रधानमंत्री, देश की 150 करोड़ जनता आपके लिए जो आपके साथ दिन रात खड़ी रहती है, उसके आप विरोधी बन गए अचानक से। लेकिन वो एक विदेशी मीडिया संस्थान जो 22 साल बाद एक डॉक्यूमेंट्री जारी करता है, आप उस पर भरोसा करते हैं। शांडिल्य जी आप सुनिए मेरी बात, देखिए ये पार्ट 1 आया, ये भूमिका बनी है 22 साल पुरानी। अभी तो पार्ट 2 जब आएगा तो वो करंट आएगा कि आखिर करंट में जो मोदी सरकार जुल्म ढा रही है अल्पसंख्यकों में, उसमें भी खास तौर से मुसलमानों पे जो जुल्म ढा रही है, उसकी भूमिका ये है। इसलिए वो भी पार्ट 1 रिलीज हुआ है, पार्ट 2 भी आएगा। और देखिए भारत सरकार हाफिज साहब बैन कौन सा जुल्म हो गया? कहीं भाग नहीं सकती सच्चाई से। रतन शारदा जी, कौन सा जुल्म हो रहा है जिसको कलीमुल हफीज साहब बताने की कोशिश कर रहे हैं, और एक विदेशी मीडिया संस्थान उसके सपोर्ट में 22 साल के बाद आकर खड़ा हुआ है कि अरे भाई हमें तो पुरानी बात याद आ गई इसलिए मैं आपके सपोर्ट में। ये कह रहे बड़ा जुल्म हो रहा है और विदेशी मीडिया संस्थान के सपोर्ट में। अरे सर देखिए, अरे भैया अमृतराज हो गया आपका, आप इतना डरे हुए हैं कि आपको पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हैं। मुझे बोलने देंगे अभी आप? एक सेकंड सर, अरे आपने बोल दिया जो बोलना था भाई। अमृतराज एक सेकंड, अमृतराज आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा। बारी थी बोलने का मौका दीजिए। अमृतराज आप जब बोल रहे थे सब सुन रहे थे, आप सबको बोलने दीजिए, अब आप सुनिए। और पूरा देश जानता है कि ये जेएनयू का कैंपस नहीं है। ब्रिटिशर्स के साथ रतन शारदा जी, हाँ बोलिए। सावरकर थे, देखिए मुसलमानों से हो गया ना, वो कहानी है, लेफ्ट की किताब पढ़कर आए आप। हाँ रतन शारदा जी, देखिए जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हो तो ऑल इंडिया इत्तेहाद मुसलमीन, जिनका नाम इत्तेहाद मुसलमीन है, मुसलमानों की पार्टी ये रोना रोके तो अपने आप को नया जिन्ना बना रही है। इनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। ये ऐसी पार्टी, इनके ऐसे पूर्वज है जिन्होंने हैदराबाद को पाकिस्तान से में शामिल होने के लिए बहुत मेहनत की थी, और कई हिंदू मारे, रेप हुए, कत्लेआम हुए। उस रजाकार के जो इनके पूर्वज है उनसे निकले एमआईएम, जिनको आज तक इन्होंने नकारा नहीं, और जिन्होंने ये कहते हैं पाकि हिंदू। अरे भैया आप शांति रखिए। जो भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे, होना पड़ा। ऐसे लोग आज हमें सिखाएंगे मुसलमानों पे क्या अत्याचार हो रहे हैं। मुझे मुख्य मुद्दे पे आने दीजिए। मुख्य मुद्दा क्या है कि क्या बीबीसी ने पहली बार ये किया है? क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर बीबीसी है? ये वही लोग हैं जिन्होंने जस्टिस लोया को भी नहीं चाहा था। मुख्य रूप से सेक्युलर ऑपोजिशन को वही न्यूज अच्छा लगता है, वही जजमेंट अच्छी लगती है जो उनके मन को भाए, वरना सब गलत है। सच वही जो पिया मन भाए। अभी आप देखिए बीबीसी है कौन? 1962 में एमसी चांगला, 1967 में एमसी चांगला ने बीबीसी के अगेंस्ट रिपोर्ट किया। अरे इनको जरा चुप करेगा, पक पक कर रहे साइड में। अमृतराज के पास जब जाएंगे तो उनका ऑडियो दीजिएगा। फिलहाल रतन शारदा जी को सुनने दीजिए। अमृतराज वेट कीजिए, जब आपका टर्न आएगा बोलिएगा। रतन शारदा जी, 1967 में बीबीसी के विरुद्ध एमसी चावला ने कंप्लेंट की लोकसभा के अंदर की 65 के वॉर में इन्होंने लगातार भारत को नीचा दिखाया। कनॉट प्लेस की कोई मरम्मत हो रही बिल्डिंगों को दिखाया कि पाकिस्तान में बमें ध्वस्त हुई हैं। 1970 में लुई मौला और एक व्यक्ति ने 2 फिल्में बनाई जिसका विरोध भारत ने किया। बीबीसी ने रोका। फिर एक और फिल्म रिलीज की गई जिसका नाम था घोस्ट ऑफ इंडिया। इंदिरा जी ने उसका विरोध किया, उसकी ऑफिस बंद की। 6 महीने तक बीबीसी की ऑफिस इंदिरा गांधी ने बंद रखी थी उसके विरोध में। 1972 में गोवा लिबरेशन हुआ था, डॉम मोरेस को बुलाया गया बीबीसी के ऑफिस में। उन्होंने लाइव अपना पासपोर्ट जलाया कि मैं भारतीय नागरिक नहीं हूं, उसको दिखाया। 1981 में खुर्शीद आलम ने बीबीसी के विरुद्ध कंप्लेंट की कि एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। 1981 में फिर दिखाया गया इंडिया के बारे में गलत रिपोर्ट। 1988 में राजीव गांधी ने उसका विरोध किया, डिस्प्लेजर दिखाया। 1940 में खालिस्तानी जगजीत सिंह को इन्होंने स्थान दिया और बीबीसी रेडियो पर उनको बहुत कुछ बोलने दिया। और बीबीसी अकेला था जिसको गोल्डन टेम्पल के अंदर पूरी जाने आने की भिंडरावालों को मिलने की छूट थी। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने कंप्लेंट की, उनके विरुद्ध डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी न्यूक्लियर प्रोग्राम के। ऐसा है बीबीसी है। और ये कर कौन है डॉक्यूमेंट्री? आलिशान जाफरी, द वायर के रिपोर्टर।
हरतोष बाल द कैरवन प्रोपेगेंडिस्ट साइट एंटी मोदी, निरंजन मुखोदय एंटी मोदी वायर और कैरवन में लिखने वाले, अरुंधति राय जन्मजात हिंदू विरोधी जिसकी केवल इंग्लिश अच्छी है उसको कुछ आता नहीं है, क्रिस्टोफर जेफरलेट, जैक स्ट्रॉ एक्स फॉरेन मिनिस्टर जिसको कोट करते हैं, इसने कुछ दिन पहले द वायर में करण थापर को इंटरव्यू दिया, जो कभी इंटरव्यू दिया नहीं था द वायर के अंदर, इंटरव्यू दिया। ये सारी तैयारी चल रही थी 2024 के पहले और G20 के पहले मोदी जी को नीचा दिखाना, G20 के पहले और 2024 के पहले, बिल्कुल जी। रतन जी, आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है 2024 के पहले, G20 के पहले। कलीमुल हाफिज आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं नहीं, अर्जुन आनंद से बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं इनसे एक सवाल ले लेता हूं, फिर आ रहा हूं आपके पास। यहाँ बैठे लोग जिनको आग को पानी को घी डाल रहे, आग को घी डाल रहे, ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं, इनको अच्छा लगता है। 2002 को भुना नहीं पाए, अब नए शुरू कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड, कलीमुल हाफिज जी मैं आ रहा हूं। अर्जुन आनंद, आप लोगों ने कैंपस में इसकी स्क्रीनिंग का विरोध किया था, क्या वजह क्या थी? जी, हमने वैसा कोई विरोध पर्टिकुलरली नहीं किया था। हमारा यही था कि ये करवा लें, क्योंकि इलीगली है, डॉक्यूमेंट्री बैंड थी, प्रशासन ने बोला था कि नहीं करना है, फिर भी मात्र कैंपस का माहौल बिगाड़ने के लिए, मात्र जेएनयू का नाम बिगाड़ने के लिए इन्होंने ऐसा किया। और ये पहले से ही ऐसा करते आए हैं, जितने भी इनके चिट्ठे खुलेंगे ये यहीं पे हमेशा से। 2010 में सीआरपीएफ के जब 76 जान शहीद हुए थे, बलिदान हुए थे, तब ये लोग जेएनयू में जश्न मना रहे थे। 2016 में अफजल हम शर्मिंदा है के नारे इन्होंने लगाए। कल रात को भी जेएनयू में इन्होंने आजादी आजादी के नारे लगाए हैं। तो सिर्फ जेएनयू का नाम खराब करने के लिए, सिर्फ जेएनयू को बदनाम करने के लिए, जेएनयू का देश की छवि बिगाड़ने के लिए, देश की छवि बिगाड़ने के लिए, G20 के बिल्कुल पहले। 2024 करीब है, 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। कलीमुल हाफिज कुछ कहना चाह रहे हैं? कलीमुल हाफिज जी। देखिए, मैं रतन शादा साहब से ये कह रहा हूं कि मोदी जी की आप छवि को बचाने के लिए आप सच्चाई से नहीं भाग सकते। आज ही हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट आई है, जिसमें मोदी जी के मित्र ने किस तरीके से पूरे इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज को मैनिपुलेट किया है, पूरी डिटेल रिपोर्ट है। क्या उसे भी बैन करेंगे आप? दूसरा, गॉडसे पे फिल्म बन रही है, जिसमें मेरे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की, जो पहला आतंकवादी था आजाद हिंदुस्तान का, उस पर भी फिल्म बन रही है। क्या उसको भी बैन करेंगे? अरे कब तक आप सच से भागेंगे? आपको सच का सामना करना ही पड़ेगा। आप बीबीसी का हम कोई पक्ष नहीं कर रहे, बीबीसी की भी तारीफ उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते थे। नरेंद्र मोदी जी बाकायदा भारत सरकार का मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि देश की जनता को, देश के जो चैनल हैं, चाहे दूरदर्शन हो, आकाशवाणी हो, इस पर कोई भरोसा नहीं है, सब सिर्फ देश की जनता को बीबीसी पे भरोसा है। तो आज उस बीबीसी में कलीमुल हाफिज जी, सच्चाई का आपको सामना करना चाहिए। ठीक है, रतन शारदा जी इस पर जवाब दे रहे हैं, उसके बाद अमृताज मैं आपके पास आ रहा हूं। रतन शारदा जी, छोटी सी बात मैं बता दूं, ये जो बार बार प्रोपेगेंडा करते हैं हजारों मुसलमान मारे गए। पहली बात, गुजरात के दंगे 59 मुसलमान हिंदुओं को, तीर्थ यात्रियों को जलाया गया बंद करके बोगी में। इनके साथियों ने कहा, एक जस्टिस बिठाया, उसके लालू यादव ने कहा लोगों ने अंदर से दरवाजे बंद करके खुद को आग लगा ली थी। इतने विभत्स इनके दिमाग है, और उसके कारण जो रिएक्शन हुआ, दंगा हुआ, और दंगे के अंदर 1100 से 1200 लोग मरे, जिसमें 300 से ऊपर हिंदू थे। ध्यान दें। और मात्र गुजरात के अंदर दंगों के बाद में पुलिस इंक्वायरी हुई, लोगों को जेल हुई, लोगों को सजाएं हुई। और कहीं बता दें, दिल्ली के अंदर, जबलपुर के अंदर और यूपी के अंदर दंगे में किसी को सजा दिला सकी कांग्रेस? 1984 के दंगे, 1984 पे नरसंहार किसने न्याय दिलाया? इसी मोदी ने न्याय दिलाया। तो झूठ बोलना बंद करें। कलीमुल हाफिज जी, आप लोगों को आज अनिल एंटनी के ट्वीट से भी कुछ सीखना चाहिए, उनके ट्वीट से भी कुछ पूछता नहीं है। रतन शारदा जी, ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं। कलीमुल हाफिज जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन आज अनिल एंटनी जो ट्वीट किया, मैं उनके ट्वीट का समर्थन करता हूं, और उन्होंने जो ट्वीट किया उसको आप लोगों को पढ़ना चाहिए। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि बाहरी साजिश कामयाब नहीं होगी, आपस में सियासी मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन बाहरी लोग इसका फायदा ना उठाएं। और अनिल एंटनी कौन है आपको पता है? कांग्रेस के बड़े नेता, जिन्होंने कांग्रेस से रिजाइन भी कर दिया। अमृतराज जी के पास जा रहा हूं मैं। अमृतराज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरा सीधा सवाल आपसे यही है। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करनी है, वो उनके सारे कोई अगर देश विरोधी गतिविधियों को कहते कि ये देश विरोधी है, तो वो बीजेपी ज्वाइन करना चाहता है। अमृतराज कुछ कह रहे हैं? अच्छी बात है। अमृतराज, स्क्रीनिंग पर कहिएगा और डॉक्यूमेंट्री पर आइएगा। आप दुनिया जमाने के पॉलिटिकल इश्यूज पर मत जाइए आप। अमृतराज, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, क्या है उस डॉक्यूमेंट्री में? आपने देखा? बीबीसी इंडिया में फंक्शन कर रहा है, किसने परमिशन दिया है? सर, मैं कह रहा हूँ उस डॉक्यूमेंट्री में क्या है? मैं कह रहा हूँ कि एहसान जाफरी जो, एक सेकंड सर, एहसान जाफरी और एक सेकंड तीसरा सीतलवाड़ मत कीजिए, आप बताइए उस डॉक्यूमेंट्री में क्या है? उस डॉक्यूमेंट्री में क्या है? नहीं,
मेंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्री में क्या है, क्यों दिखाना चाहते थे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनको किसने मारा अरे था? अमृतराज जी, मेरा सवाल आप सुनते नहीं है। मेंबर ऑफ आप- पार्लियामेंट को किसने मारा? आप मुझे बताइए। आप मुझे बताइए। आप मुझे बताइए एहसान उस डॉक्यूमेंट्री में किसने क्या है, मारा? आप क्यों दिखाना चाहते थे, आपका एहसान मकसद क्या था? जाफरी का घर उसका किसने आप उसकी जलाया? स्क्रीनिंग क्यों कराना और चाहते थे? मकसद ये था कि आप बताइए। अभी आप राजनेता मत बनिए, सुनिए नहीं, ना, नेतागिरी बाद में बीजेपी कीजिएगा, के अभी प्राइम मुझे बताइए मिनिस्टर- आपका मकसद क्या था? एक सेकंड, बीजेपी के, ठीक है अमृतराज जी, 2002 आप बताइए में आपके बीजेपी डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीनिंग का प्राइम मकसद क्या था? मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, एक सेकंड, अरे अटल सर, बिहारी आप शब्दकोश वाजपेयी लेकर प्राइम बैठ मिनिस्टर गए। थे, आप और मुझे उस समय बताइए, आप डॉक्यूमेंट्री माननीय की- नरेंद्र मोदी, आप डॉक्यूमेंट्री नहीं, एक देखे सेकंड, हैं? सुनिए तो पहले, आप और डॉक्यूमेंट्री देखे हैं? एक सेकंड, नरेंद्र मोदी उस समय स्टेट के आप- सीएम आप थे डॉक्यूमेंट- और प्राइम मिनिस्टर ने बोला करगिल उनको वॉर पर कि डॉक्यूमेंट्री बनी, आपने राजधर्म स्क्रीनिंग का कराई? पालन करना एक चाहिए। सेकंड मुझे जवाब दीजिए। और वही चीज भारतीय वही आर्मी चीज- -40 सुनिए- डिग्री में एक सीमा सेकंड पर, सर, मेरी बात सुनिए पहले आप, सीमा पर पहरा देती है, इस पर डॉक्यूमेंट्री बनी, आपने स्क्रीनिंग कराई? आर्मी को तो रेपिस्ट कहते हैं ये। कराई? उसके लिए लिए हमारा क्या? सम्मान है, हमारे भाई लोग, एक सेकंड, नहीं, मेरा उसकी भाई डॉक्यूमेंट्री वहाँ दिखाई पे- आपने छात्रों को, वहाँ अपने पे मित्रों काम को, करते लिंक हैं, शेयर करा? देश की सुरक्षा करते हैं। एक सेकंड, हाँ, तो उसकी डॉक्यूमेंट्री दिखाई, देश की सुरक्षा करते हैं तो? किया, हमारे कब दिखाई? हमारे चचेरे कौन सी- भाई, कौन हमारे सी डॉक्यूमेंट्री चचेरे दिखाई? भाई -40 डिग्री में काम करते हैं। कौन सी डॉक्यूमेंट्री हमारे दिखाई? चचेरे भाई -40 डिग्री हाँ में ठीक है, देश का कौन सी सुरक्षा डॉक्यूमेंट्री करते दिखाई हैं, उनके सर। सम्मान में, सुनिए आपके तो चचेरे भाई के पहले, सम्मान में हमारे जो भाई- देश के जवान हैं? अरे सर, सुनिए तो पहले, कौन सी डॉक्यूमेंट्री दिखाई? वो CRP का जश्न -40 कैसे डिग्री मनाया में था? सम्मान करते हैं, लेकिन आप सम्मान सवाल नहीं, तो सुनिए, सेवा करते आप हैं। जो है, हाँ। आप बात कर रहे हैं कि देश का सुरक्षा, मैं कह रहा हम हूँ, लोग, इस आप देश बताइए ना कि इस देश BBC के जो जवानों के है, सम्मान में लास्ट BBC के डॉक्यूमेंट्री साथ कौन सी कौन स्क्रीनिंग मिला करवाई हुआ थी था? जेएनयू के अंदर? ये आरएसएस के लोग, फिर आप आ गए के लोग- आरएसएस बीजेपी पर। सर, आरएसएस के लोग, गलवारकर, सावरकर, आप मुझे यही फिर लोग आप थे फिर जो आप इधर आ अंग्रेजों गए। के साथ मिलके मैं काम आपसे क्या करते पूछ थे, रहा ठीक हूँ? है? हम लोग असली देशभक्त हैं, इसीलिए साल स्क्रीन 2010 में स्क्रीनिंग जवानों किया की इस शहादत पर डॉक्यूमेंट्री जश्न का। मनाया आप गया, वो बताइए ना, असली एहसान देशभक्ति जाफरी है। को किसने मारा? 2014 में महिषासुर बलिदान दिवस वो मनाया गया, वो जश्न असली नहीं असली मनाया गया, देशभक्ति झूठा खबर है। है। देश के टुकड़े ये टुकड़े झूठा नारे खबर लगाए है। गए, असली ये देशभक्ति है। झूठा खबर है, ये झूठा खबर हाँ है। ठीक है, झूठा खबर है। इसमें किसने जी, किसको अर्जुन अरेस्ट आनंद इस पर किया? जवाब कुछ देना चाह रहे हैं। गृह मंत्री माननीय अमित शाह हैं, किसको एक मिनट अरेस्ट भाई किया? साहब, 2 मिनट दे आपने दीजिए, अभी मैं तक आपको- नहीं बताया आप डॉक्यूमेंट्री क्यों किसको चलवाना अरेस्ट चाहते थे, किया? आपने डॉक्यूमेंट्री देखी है कि नहीं देखी है? अर्जुन आनंद, मैं बस इतना कह रहा हूँ, ये इस समय पूरे देश में अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जेएनयू में भी वही है। और मात्र जेएनयू में एक थोड़ा सा बरसाती मेंढकों की तरह निकलते हैं, और बस थोड़ा सा टसल क्रिएट करने के लिए, जेएनयू को बदनाम करने के लिए, जेएनयू के स्टूडेंट कम्युनिटी को बदनाम करने का काम ये वामपंथी संगठन जो है हमेशा से करते आए हैं। हम भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जेएनयू में 90% विद्यार्थी को वैसे भी पढ़ाई के अलावा किसी से कुछ लेना देना नहीं है, पर मात्र इनकी वजह से, इनकी इन गतिविधियों की वजह से, इनकी इन भारत विरोधी गतिविधियों की वजह से ठीक है। अंग्रेजों के रतन पीछे शारदा लोगों कुछ ने- कहना चाह रहे हैं। रतन शारदा जी, मैं ये कहना अरे चाहता भाई, हूँ आप कि ये जो ज्यादा बार बार ये बात करें सीआरपीएफ के जवानों के मरने पे जो लोग आनंद मनाते हैं, वो लोग कह रहे हैं सिपाही सेना वाले हमारे भाई हैं, रेपिस्ट इनके कहते हैं कांग्रेसी आदमी क्या को। कहते हैं ये भी जरा सुन लीजिए। खबर है, और आज राहुल गांधी ने क्या कहा कि ये जम्मू झूठा कश्मीर के खबर है। अंदर बाहर के लोग आपको शासन पता कर रहे नहीं हैं। है। अरे फिर आप बोलने लग गए, पता नहीं आपको है। मौका मिला था ना। झूठा खबर है। अब मैं कलीमुल जाब को सवाल देना चाहता ये हूँ। झूठा खबर मैं है, आपको मोदी जी की पता फिल्म नहीं है। डॉक्यूमेंट्री के बैन के आप अगेंस्ट गूगल हूँ। कर लीजिए। मैं चाहता हूँ, अरे भैया इनको चुप कराइए, विवेक जी जरा को शांति कराइए, अपनी बारी बोल नहीं पाते, बातें बोलते रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, बोलिए इनको यार चुप कराइए। रतन शारदा जी। हाँ, अमृताज, एक मैं ये सेकंड कह वेट रहा हूँ कि अमृताज, एक सेकंड। मैं किसी भी फिल्म, किसी भी किताब के बैन के विरुद्ध हूँ। आरएसएस ने कभी किसी किताब या फिल्म को बैन करने की डिमांड नहीं की। और अगर ये कहते हैं कि, मैं भी कहता हूँ कि मोदी जी डॉक्यूमेंट्री बैन नहीं होनी चाहिए, लोग देखें और उसका खुल के तथ्यों के आधार पर उत्तर दें। अब मुझे बताइए, गांधी गोडसे फिल्म रिलीज क्यों नहीं हो सकती? अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो केवल बीबीसी को है क्या? गांधी गोडसे के विचारों के युद्ध को फ्रीडम नहीं है? मैं गोडसे को अच्छा नहीं मानता, लेकिन क्या गोडसे और गांधी के विचारों के युद्ध से आप डरते क्यों हैं? आने दीजिए ना, देखे बिना बड़े तिल मिला रहे हैं। और ये बात करते हैं गांधी जी, जिसको जिन्ना ने किसी कहीं का नहीं रखा था, और गांधी जी बोले मेरे को पूछता नहीं है, ना कांग्रेस में ना जिन्ना। उस जिन्ना को मानने वाले लोग आज कहते हैं कि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता। भैया, गांधी जी ने खुलकर विचार करने की छूट दी थी। ये ठीक है। गोडसे और गांधी के विचारों के ऊपर फिल्म है। अगर आप मानते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सारी किताब, ठीक है, सारी कलीमुल फिल्में हफीज से इसका जवाब लेंगे। सारी दीपक वोरा भी बहुत देर से किताबें इंतजार रिलीज कर रहे हैं। सलमान रश्दी को रतन रिलीज शारदा जी, करिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। इस डिबेट में लगातार जारी, हम बहस जारी रखे हुए हैं। सवाल हमारा यह है कि क्या भारत की छवि को खराब करने के लिए, भारत की बढ़ती हुई उदार छवि को खराब करने के लिए और
भारत के प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। इसी मुद्दे पर बहस लगातार जारी। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। एक विदेशी मीडिया संस्थान के डॉक्यूमेंट्री पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। लोग अपने अपने हिसाब से इस डॉक्यूमेंट्री को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सियासी एजेंडा भी बनाया जा रहा है। इसी मुद्दे पर बहस लगातार जारी है कुरुक्षेत्र में। ब्रेक पर जाने से पहले कलीमुल हफीज जी जवाब देना चाह रहे थे। कलीमुल हफीज जी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात आ रही है। मेरा सवाल यह है कि इसकी लिमिट क्या होनी चाहिए? क्या देश के ऊपर, देश के संस्थानों के ऊपर भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए? नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो हमारे लोकतंत्र की जान है। अगर हम फ्रीडम को ही खत्म कर देंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, जिस तरह से मोदी सरकार कर रही है। दूसरी बात, मैं रतन शादा साहब को अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने कहा कि भाई हम डॉक्यूमेंट्री के बैन करने के विरुद्ध हैं। अब आप ये समझिए ये बैन हुई क्यों है। इस डॉक्यूमेंट्री में कोई ऐसी बात नहीं बताई गई, नहीं बताई गई, इस देश को पहले से पता नहीं है। इसमें सिर्फ नई बात यही है कि ये अब बीबीसी दिखा रहा है इसको। पहले जो दूसरे चैनल दिखा रहे थे उनकी इतनी विश्वसनीयत नहीं थी जितनी बीबीसी की है, इसलिए ये सरकार डर गई। और जो जिस तरीके का ये सरकार ढिंडोरा पीट रही है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, G20 होने वाला है। हफीज जी, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए आप। मैं आपकी सारी बातें मान लूंगा, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए आप। सर मैं बात पूरी कर दूं 10 सेकंड में तो कर लीजिएगा। हफीज जी, मेरा सवाल यह है कि 2 दशक के बाद इस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज करना, क्या यह कॉन्स्पिरेसी नहीं है? नहीं, देखिए ये 2 दशक के बाद अभी पार्ट 1 है। जैसे पार्ट 2 आ जाएगा तो एकदम करंट जो सिनेरियो है इंडिया का वो उससे कोरिलेट हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मैं सोच रहा हूं कि ऐसा होगा, मेरा आइडिया है। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब आपको डर किस बात का है? अगर आप सच हैं तो मत डरिए, आने दीजिए सामने, लोगों को फैसला करने दीजिए। और मोदी जी को तो इसका फायदा मिला है। मोदी जी जो आज प्रधानमंत्री हैं वो इसी वजह से हैं क्योंकि उन्होंने जब 2002 में मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तब उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट बनने का जो एक कोशिश की थी और कामयाब हुए थे, उसी की वजह से है ना वो आज। तो उससे डर क्यों रहे हैं? वो डर इसलिए रहे हैं कि पार्टी का नाम क्या है? G20 का जो एक रोटेटरी हमारे पास उसकी अध्यक्षता आई है, उसको ये बीजेपी ऐसे महिमा मंडन कर रही है जैसे कोई स्पेशल अचीवमेंट है। हिंदू हृदय अरे भाई, हमसे पहले तो इंडोनेशिया था, खोलते के साथ बड़ा छूटते के साथ बोलते हिंदू हृदय सम्राट। आपकी पार्टी का नाम क्या है? आपके चीफ क्या बनना चाहते हैं? हम तो भारतीयों के हृदय सम्राट बनना चाहते हैं। AIMM का मतलब यही होता है, भारतीयों के हृदय सम्राट। 800 साल हमने राज किया, 200 साल MIM का मतलब कुछ भी हो, नहीं कुछ भी हो कैसे? पार्टी का नाम है, कुछ भी कैसे हो सकता है? ऐसे तो शिवसेना और अकाली दल का राजनीतिक दल का नाम है, कुछ भी कैसे हो सकता है? शिवसेना वाले बैठे हैं, मैं सवाल पूछूंगा। दीपक बोरा कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास। दीपक बोरा जी, मीटिंग्स हो चुकी हैं और होती रहे, और जो लोग यहाँ आते हैं, चाहे डिप्लोमेट्स हों, चाहे ऑफिशियल्स हों, चाहे बिजनेस के हों, चाहे एकेडमिक्स, सब यही कहते हैं कि भारत में उनको एक नई ऊर्जा नजर आ रही है, एक्साइटमेंट नजर आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी वो फील करते हैं कि भारत के लोग जो है अब कह रहे हैं कि हमारे पास एक लक्ष्य है 2047 तक विकसित देश बनने का। तो जब सारा देश की पूरी जनसंख्या प्राइम मिनिस्टर के जो नारा उन्होंने दिया उसका रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो फिर ये लोग तो कोशिश करेंगे ना इसी तरह से तोड़ने, और कुछ हद तक ये कामयाब हुए हैं क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरह से यूनिवर्सिटीज में और स्टेट्स में इस पे डिस्कशन कर रही है। मेरा आपसे अनुरोध है विनम्रता से, सर आपसे भी, आप टीवी चैनल के वन ऑफ द बेस्ट एंकर्स, ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसको कूड़ेदान में फेंक के आग लगा दीजिए। ठीक है, कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं है, सिर्फ नेगेटिव है। ये निराशावाद में हमें लाती है, हमारे आशा को। जी ठीक है, आप कह रहे हैं इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है और इसको पूरी तरह से बैन कर दिया जाना चाहिए। अमृतराज कुछ कहना चाह रहे हैं। अमृतराज, सीधा सा एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैं कोई आपसे, मुझे गोलवलकर जी, सावरकर जी, किसी पर भी मुझे कोई कमेंट नहीं चाहिए। करना चाहता हूं दीपक मैं ये सर मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ठीक है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, मैं रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। कीजिए, आप पहले रिस्पॉन्ड ही कर लीजिए, फिर मैं सवाल लूंगा। दीपक सर को ठीक है, रिस्पॉन्ड कर लीजिए। ठीक, हाँ कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। हाँ ठीक है, दीपक सर कह रहे हैं कि मोदी जी इतना, हाँ ठीक है 2 मिनट दीजिएगा। दीपक सर कह रहे हैं कि देश में इतना विकास हो रहा है, तो आप बताइए देश में इतने सालों से सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मोदी जी ने वादा किया था कि हर गरीब का कंक्रीट का घर होगा, उस घर का क्या हुआ? और तीसरा सवाल कि अगर बीबीसी एक कॉन्फ्रेंसी कर रही है तो बीबीसी हिंदुस्तान टाइम के ऑफिस में ऑपरेट क्यों कर रही है? आप बताइए मुझे। ठीक है, आप ये सब बेरोजगारी और सरकारी आवास पर सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, आपको बड़े देश की चिंता है ना,
26 जनवरी को क्या मनाया जाता है मुझे बताइए। मैं पूछूंगा। हाँ ठीक है, अच्छी बात। 26 जनवरी क्या मनाते हैं हम? गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस ठीक है? क्यों मनाते गणतंत्र हैं? दिवस मनाते हैं, कल क्यों हम मनाएंगे, खुशी से मनाएंगे। अरे सर क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था सर। कौन से साल में लागू हुआ था? संविधान लागू हुआ था। और बाय द वे, एक सेकंड, कौन से साल? मैं वही पूछ रहा हूँ, बड़ा देश प्रेम है ना आपको, बताइए ना कौन से साल में लागू हुआ था? एक सेकंड सुनिए तो पहले। अमृतराज, कौन से साल में संविधान लागू हुआ? इस बीजेपी को सर सुनिए, एक सेकंड अरे कौन से एक साल का नाम बताना है आपको? से कोई मतलब नहीं है। गणतंत्र दिवस कौन से? आप देश प्रेम की बात कर रहे हैं, बताइए कौन से साल में संविधान लागू हुआ? 1952 में लागू हुआ था। और बीजेपी को, बाय द वे मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी को इससे कोई मतलब नहीं है, संविधान से मतलब नहीं है। और कौन से अधिनियम को रिप्लेस किया गया था? वो लोग नाथूराम गोडसे का दिवस मनाते हैं। सर सुनिए ना, कौन से अमृतराज, कौन से अधिनियम को रिप्लेस किया गया था? देखिए जेएनयू में आप लोग पढ़ने जाते हैं, क्या करने जाते हैं मुझे नहीं पता है। अमृतराज, आप सावरकर पर बयान देंगे, आप गोलवलकर पर बयान देंगे, लेकिन जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप कुछ भी बोल देंगे, 52 बोल देंगे, 55 बोल देंगे, क्योंकि कुछ भी बोल देंगे। बीजेपी जो है 1900 अमृतराज 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी, और भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम 1935 को रिप्लेस किया गया। हमको पता है। नहीं पता है? अब 1952 बोले, आप जाके देख लीजिए। आप हमको पता है, यूट्यूब पे उठा के देख लीजिए। नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपकी मंशा क्या थी स्क्रीनिंग के पीछे? डॉक्यूमेंट्री क्यों स्क्रीनिंग करवाना चाहते थे आप? सर मंशा कुछ नहीं थी, मुझे पता है 1950 में संविधान लागू हुआ अभी था। तो 52 कह रहे थे, 50 पर आ गए। दिवस मनाते हैं, लेकिन हमारा सवाल है, नहीं 1950 तो मैंने बता दिया हुआ था। और मैं बता रहा हूँ सर, सुनिए तो पहले जी। नहीं सर, मुझे पता है। और इसीलिए कहाँ कह रहा हो सकता है आपको पता हो? बोलिए आप। गोलवलकर को मानते हैं, उनसे संविधान का कोई लेना देना नहीं। गोलवलकर और सावरकर मत कीजिए ना, आप डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग क्यों करना चाहते थे? आप यही नहीं बता पा रहे हैं। क्यों नहीं करूंगा मैं? क्यों करना चाहते थे? रीजन क्या है? ये रिलेटेड है ना। क्या रिलेटेड है? सावरकर जो है सावरकर किससे पैसा लेते थे? नहीं सावरकर किससे पैसा? डॉक्यूमेंट्री सावरकर पर थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट से लेते थे। नहीं, आपके पास एविडेंस है? सावरकर पे नहीं थी, लेकिन तो फिर ब्रिटिशर से अपना एजेंडा मत चलाइए अमृतराज। नेक्स्ट टाइम से डिबेट में आइएगा, पॉइंट पे बात कीजिएगा। रतन शारदा जी के पास जा रहा हूँ। एजेंडा मत चलाइए ना, टेलीविजन मिला आपको डिबेट करने के लिए, आप एजेंडा चला रहे हैं। गोलवलकर सावरकर कर रहे हैं। एजेंडा क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, स्क्रीनिंग में डिबेट उसके डॉक्यूमेंट्री में क्या था बता नहीं रहे आप। फिर सावरकर पर चले जाते, सावरकर किससे पैसा लेते थे? उल जुलूल की बातें करते हैं डिबेट में आप। रतन शारदा जी, जेएनयू में सिर्फ एजेंडा चलता है, इसलिए ये वहां पर नारे लगते आजादी आजादी के। जेएनयू में ऐसे लोग हैं जिन्होंने दिल्ली राइट्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए काफी काम किया, उनका केस चल रहे हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने शाहीन बाग में जाकर बड़े भड़कीले भाषण दिए। ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा हम जिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीआरपीएफ की खुशी मनाई। तो ऐसे लोग हैं, ऐसा एक गुट है वहां पर जो किसी भी प्रकार से यहाँ की शांति भंग करना चाहता है, जो चीन की और भारत की और कम देखता है। नहीं रतन जी, ये लोग ये भी एलिगेशन लगा रहे हैं कि जैसे कलीमुल हफीज भी कह रहे हैं कि सरकार डरी हुई है, डॉक्यूमेंट्री दिखाने से सरकार डर क्यों रही है? सरकार को इस डॉक्यूमेंट्री से डर लग रहा है, इसके पार्ट 2 में हो सकता है भारत के लिए अच्छी बात हो। मैंने आपको इतने सारे चिट्ठा दिखाया जिसके अंदर राजीव गांधी और इंदिरा गांधी और पीवी नरसिम्हा राव सबने बीबीसी पे आरोप लगाए, सबने बीबीसी को बंद किया। इंदिरा जी ने 6 महीने बैन लगा के रखा। ये कहां से मोदी जी की बात कर रहे हैं? मोदी जी के बारे में एक गलत दुष्प्रचार हो रहा है, उसके बारे में सरकार ने एक रिएक्शन दिया जिसका मैंने कहा आवश्यकता नहीं थी। डरने की क्या बात है? मोदी जी को फायदा होगा। जितनी बार आपने जितनी मोदी जी को गालियां दी, जितने पत्थर फेंके, उनसे उन्होंने इतने बड़े बड़े मकान बनाए। ये बात इनको समझ में नहीं आती है। जिस दिन समझ गए तो मोदी जी के सामने खड़े होने लायक होंगे। आज ये लायक नहीं खड़े होने के। बंदा यहाँ कह रहा है कन्हैया का भाई कि गोडसे दिवस मनाते बीजेपी वाले। मुझे कोई इनके पास है बताने वाली बात? कहां से लेकर आए, किस पत्थर के नीचे से निकले? मुझे पता नहीं कौन 1940-45 के वो फाइलों के दबे हुए ये बंदे बाहर आए हैं, जिनको पता नहीं भारत का इतिहास क्या है, जिनको पता नहीं भारत का गणतंत्र क्या है, जिनको पता नहीं कि यहाँ के हमारे देश की विशेषताएं क्या है। ऐसे व्यक्ति आके देते हैं क्योंकि चीन से पढ़ के आए हैं। इनको भारत से कोई लेना देना है ही नहीं। इनको कश्मीर फाइल पे ऑब्जेक्शन है, मोदी की डॉक्यूमेंट्री चाहिए। इनको गोडसे गांधी से ऑब्जेक्शन है, मोदी की डॉक्यूमेंट्री चाहिए। ये व्यक्ति क्या करेंगे देश का? इनको रह लीजिए, वही 10 साल अंकल बनेंगे, वहीं पर मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे और यहाँ के भाषण करेंगे। अर्जुन जी कुछ कहना चाहे? अर्जुन जी
ये भी कहना चाहूंगा कि जेएनयू में 2019 के बाद से चुनाव नहीं हुए हैं, तो मुझे नहीं पता ये काउंसलर का टैग लेके कैसे घूम रहे हैं जब चुनाव ही नहीं हो रहे हैं 3 साल से। और दूसरी बात, जब भी ये बात करते हैं, क्रेडिबिलिटी इनकी इससे साफ होती है, पर जब भी ये बात करते हैं ऐसे एजेंडों पे जिसमें वेस्टर्न इंपीरियल फोर्सेस को या फिर ब्रिटिशर्स के पिठ लग्गू बनते हैं, ये कूली बनते हैं उनके नैरेटिव्स के, तो हम देखते हैं कि ये मोदी जी को चुना पूरे देश के सभी गणतंत्र में देश की जनता ने चुना है। तो जब ये मोदी पे प्रश्न ऐसा उठाते हैं कि मोदी जी राइट एनेबलर हैं, तो ये देश की जनता पे भी प्रश्न उठाते हैं, देश की जनता को भी डिह्यूमनाइज करते हैं। और तभी विदेशी पत्रकारों में या विदेशी मीडिया में, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर बीबीसी में, हम जब भी भारत का चित्रण देखते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि यही लोग जो भारत में बैठे हैं, भूरे अंग्रेज, ये सिपॉइज 2.0, ये यहीं पे बैठ के अपने ही लोगों का रंग को लेकर नहीं, इस तरह की बात मत कीजिए टेलीविजन पर, गलत बात है। ठीक है, नहीं इस तरह की मैं तो हमारे आदर्श एक सेकंड, हमारे आदर्श अर्जुन एक सेकंड, हमारे आदर्श थे अमृतराज गोलवलकर जी हमारे आदर्श थे, अमृतराज आदर्श के मित्र, एजेंडा मत चलाइए ना, मेरा सवाल पूछ लीजिए। गुरु थे गोलवलकर, आदर्श थे एजेंडा क्या होता है? ये सावरकर क्यों करने लग जाते? सावरकर पे डिबेट रखी है मैंने। आपके आदर्श से सावरकर आपको क्या बताया था फोन करके? सावरकर पे डिबेट है। 50 रुपए पे बिक गए थे। बता दो इनको, वो 50 रुपए पे सुभाष चंद्र बोस को सावरकर पर डिबेट है। कौन 50 रुपए में बिका सबको पता है। सुभाष चंद्र बोस को टोजो का कुत्ता कहते हैं। ठीक है, कलीमुल हफीज जी के पास जा रहा हूँ। रतन शारदा जी ने डायरेक्ट कलीमुल हफीज जी से सवाल पूछा था, मैं चाहूंगा कि वो जवाब दे। माफी मांगा है हफीज साहब, अमृतराज आपको तो अपना एजेंडा चलाना, आप दूसरे सवाल पे बात करनी नहीं। अमृतराज, जब आपसे सवाल पूछा जाए तब आप जवाब दीजिएगा, लेकिन आप एजेंडा चला रहे हैं। एक सेकंड, आप अपने एजेंडे पे टिके रहते हैं, आप टेलीविजन पर बैठ के भी वही जेएनयू का एजेंडा चला रहे हैं। कलीमुल हफीज कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैंने रतन शारदा साहब का ये सवाल तो सुना नहीं था, लेकिन मैं पहले वाले सवाल का जवाब देता हूँ। इन्होंने जो जिन्ना की बात की, तो पूरा देश जान ले ये कि जब देश आजाद नहीं हुआ था तो उससे पहले जिन्ना की मुस्लिम लीग ने और रतन शारदा साहब का जो आरएसएस की हिंदू महासभा थी, उसने मिलकर 2 प्रांतों में सरकार चलाई थी। उसमें मुस्लिम लीग का मुख्यमंत्री था और इनका उप मुख्यमंत्री था। जिस तरह से अभी बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर अभी कश्मीर में सरकार चलाई, ये इनकी दोस्ती है। दूसरी बात, ये आरएसएस का ही 2 नेशन थ्योरी दी हुई थी। आरएसएस ने ही कहा था कि देश धर्म के एतबार से बनेगा, देश जनरल नहीं बनेगा। तब जाके जिन्ना को पाकिस्तान मिल गया और ये खाली हाथ रह गए और इन्होंने आजादी बताया था। तब हमारे हम जैसे रतन शारदा जी जवाब देंगे, उसके बाद डिबेट कंक्लूड करें। मैं रतन शारदा जी के खिलाफ हैं ये लोग। जी ठीक है, रतन शारदा जी। हैदराबाद पाकिस्तान में शामिल हो, क्या इसके लिए रजाकार ने मेहनत नहीं की जो आपके एमआईएम के पूर्वज थे? क्या आप खुद को सेक्युलर पार्टी है तो इत्तेहाद मुस्लिमीन खुद को क्यों कहलाते हैं? क्या कासिम रिजवी को पाकिस्तान भागना नहीं पड़ा था? आप देश के सामने कहिए कि आपने मुस्लिम लीग के साथ 2 प्रांतों में सरकार चलाई नहीं चलाई? कहिए, बताइए ना। पहली बात हैदराबाद को छोड़िए, आप अपना बताइए ना। दूसरी बात, नहीं क्यों छोड़िए? आपने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चलाई थी 2 प्रांतों में नहीं। ठीक है, चूंकि मामला भारत की छवि से जुड़ा हुआ है, इसलिए मामला बहुत संवेदनशील हो जाता है और हर किसी को इसमें बहुत फूंक कर कदम रखना चाहिए। और अगर सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को बैन किया है तो इसके पीछे बहुत मजबूत तथ्य होंगे, तभी इसे बैन किया गया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। कुरुक्षेत्र में फिलहाल इतना ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।